ओके, तो फाइनली आप 10th में आ चुके हैं और 10वीं में आने के बाद जो बोर्ड का थोड़ा सा प्रेशर है ना वो फील होने लगता है। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं चैप्टर नंबर 9, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पूरा साइंस तो मैं आपको करवाने ही वाला हूं, उसका टेंशन आपको लेना नहीं है। थ्रू आउट द ईयर हम पूरे साइंस को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा वेटेज वाला है यार, मतलब इसको ऐसे हल्के में मत लेना। 9-10 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है और बहुत सारे कंसेप्ट जब एक साथ कोलाइड करते हैं ना तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चीजें कैसे काम करती हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले। बाकी हम तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको लेना है नोटबुक और पेन, आराम से बैठ जाना है और बीच बीच में अगर मैं जब आपको कुछ नोट्स लिखने के लिए बोलूं तो आप आराम से लिख लेना, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है देवेश पांडे, ये तो आपको पता ही होगा यार। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एज वेल एज विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन ऑल्सो। सॉरी, नाउ द थिंग इज, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट के बारे में आप क्या जानते हो, तो लाइट के बारे में आप क्या ही जानते हो यार, बताओ मुझे। अगर आपको पता है तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो लाइट इज नथिंग बट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओहो, ये तो नया चीज पता चला। आपने मल्टीपल एनर्जीज के बारे में सुन रखा होगा, 9th में अपन ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया भर की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको पता है, सोलर एनर्जी पता है। तो वैसे ही लाइट भी ना अपनी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक, समझ गए, ठीक। अब इससे होता क्या है यार, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक भाई, लाइट से ही हमको कोई चीज दिखती है। आप मुझे देख पा रहे हो, आई एम लुकिंग वेरी हैंडसम जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट पीछे लगी हुई है जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। तो आपको कोई भी चीज दिखाई देती है तो वो क्यों दिखाई देती है? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अब रात में अगर आप उठो कभी, ठीक है, उठते हो गे अगर आप कभी, तो रात में यार बिना स्विच ऑन किए या बिना मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन किए आप देख पाते हो क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, राइट। तो लाइट से ही हमको सारी चीजें हमारे आसपास की दिखती हैं। दिन के टाइम पे सनलाइट, जो कि हमारा मेन सोर्स ऑफ, एक तरीके से आप बोल सकते हो अर्थ पे एनर्जी है, तो हमको लाइट प्रोवाइड करता है जिससे हमको सारी चीजें दिखती है क्लियरली। जब हमारे पास सनलाइट नहीं होता है तो हम आर्टिफिशियल लाइट का यूज करते हैं। तो ये बात तो आपको पता चल गई कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी और विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। साइट का मतलब जिससे हमको कोई चीज दिखती है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यार कि लाइट जो है अपनी, ये एक वेव है या एक पार्टिकल है? अच्छा, इनिशियली जब ऐसा ऑब्जर्व किया गया तो देखो यहां से, जैसे मैं ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं, लाइट कंटिन्यूअस पैटर्न में एक चल रही थी। अचानक से छोटा सा एक स्लिट आया या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा इसके बीच में ऑब्स्टेकल आया और लाइट अपने पाथ से क्या हो गई, डिफ्रैक्ट हो गई, मतलब अपने पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई, अलग डायरेक्शन में जाने लगी। पहले कुछ ऐसे चल रही थी और फिर बाद में इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। ये नेचर ना, ये इस टाइप का नेचर जो शो करते हैं उनको हम बोलते हैं वेव। जैसे आपने साउंड के बारे में पढ़ा होगा, साउंड किसी वॉल से टकरा करके या कोई ऑब्स्टेकल होता है उसके आसपास, तो वहां से टकरा करके वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, बराबर क्या बराबर। इसी तरीके से लाइट को भी ऑब्जर्व किया गया तो लाइट भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही थी। अरे जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, है ना, जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कि लाइट एक सरफेस से टकरा करके दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, जो हम आगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि लाइट का मीडियम चेंज हो जाता है तो थोड़ा अपने पाथ से बेंड हो जाती है, ये सब किसके, ये किसका नेचर है? दिस इज नेचर ऑफ वेव। ये वेव का नेचर है, मतलब लाइट एक वेव के जैसा बिहेव करती है। ठीक है सर, इतना तो क्लियर हुआ। बाद में जब 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई तो उस टाइम पे आइंस्टाइन साहब आए। ओह, नाम तो सुना सुना सा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। अब उस पर्टिकुलर टाइम पे सर ने बताया, अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने, कि लाइट जो है ना, इसमें फोटॉन्स होते हैं, ये पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करती है। तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। फिर बाद में जो मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स क्या बोलता है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट के पास डुअल नेचर है। अब ये डुअल नेचर का मतलब, ना तो ये कंप्लीटली वेव की तरह है और ना ही कंप्लीटली पार्टिकल की तरह है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे आप अडेप्ट हो जाते हो, आप अडेप्ट होते हो ना। जैसे अगर फ्री लेक्चर है, मस्त इंजॉय करेंगे, और लेक्चर अगर सीरियस हो गया, जैसे अभी आप सीरियस हो,
तो पढ़ना भी जरूरी है ना। तो जैसे आप एडेप्टिव हो वैसे लाइट भी अपने आप को एडेप्ट कर लेती है। और ये दोनों तरीके के नेचर यानी आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर्स ये शो करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कहानी क्लियर? बढ़िया से क्लियर। और ये जो हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले मतलब आपका जो पूरा 9th चैप्टर है ना वो लाइट के वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है? स्टार्ट करें? यहां तक कोई दिक्कत? तो लाइट वेव भी है पार्टिकल भी है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डुअल नेचर फॉलो करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात आपको एक मैं बता दूं, भाई ध्यान देना। आपने बहुत बार इस चैप्टर में, जब ये चैप्टर आपका स्कूल में, आई एम अज्यूमिंग दैट ये चैप्टर आपने स्कूल में पढ़ लिया है, ठीक है, नहीं समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपने स्कूल में चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने बहुत बार ये सुना होगा रे ऑफ लाइट, बीम, इन सब के बारे में सुना होगा। तो व्हाट इज रे? सबसे पहले मैं अगर आपको रे के बारे में बताऊं, इट इज नथिंग बट पाथ ऑफ लाइट। इट इज नथिंग बट व्हाट? पाथ ऑफ लाइट। आपने लेजर लाइट देखी क्या? लेजर लाइट ऐसा छोटू सी होती है, ठीक है, उसके अंदर से आपने देखा होगा एक स्ट्रेट ऐसा लाइन निकलती है, एक स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट निकलती है रेड कलर की, आपने ऑब्जर्व किया होगा। ग्रीन भी आती है, ब्लू भी आती है, मल्टीपल कलर्स की आती है। तो जब लाइट की सिर्फ एक पाथ हमको विजिबल हो, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में हमको दिख रही हो, सिर्फ एक पाथ विजिबल है, तो इसको हम बोलेंगे भाई क्या? इसको अपन बोलेंगे रे। ठीक? अरे हाँ, रे। जब लाइट का पाथ हमको सिर्फ एक पाथ दिख रहा है, एक पाथ विजिबल है, तो दैट इज कॉल्ड एज रे। अच्छा सर, ठीक है, समझ गए। अब अगर मान लो हो जाए कॉम्बिनेशन ऑफ रेस, अगर राजा बाबू लोग हो जाए कॉम्बिनेशन ऑफ रेस, तो भाई साहब इसको अपन बोलेंगे क्या? बीम। इसको क्या बोलेंगे? बीम। ठीक है। अब जैसे टॉर्च आपने जलाया, अब टॉर्च में क्या होता है, लाइक मल्टीपल डायरेक्शन में आपको पूरा एक उजाला दिखता है, मतलब आपको रोशनी दिखती है, तो मल्टीपल डायरेक्शन में रेज निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती है। अगर मैं टॉर्च का ऐसा कुछ डायग्राम बनाऊं, ये रही टॉर्च अपनी, ऐसा कुछ, ठीक है, टॉर्च है, इसमें इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अपना क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज बीम ऑफ लाइट। दिस विल बी कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। जस्ट अ सेकेंड गाइज, जस्ट अ सेकेंड। सो इट्स क्वाइट हॉट। ठीक है, सो इसको अपन क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट, या फिर जब एक रे ऑफ एक पाथ रहेगा तो उसको रे ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर ले क्या लाइट के बारे में? अब जरा ध्यान से देखो। जैसे मैं एक आपको पॉइंट बता दूं, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। रे ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दिस पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ लाइट इज नोन एज, इसको हम एक और नाम देते हैं यार, इसको नाम देते हैं अपन रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोपगेशन। अब जरा ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा एक कैच है। कैच ये है कि लाइट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करेगी, ठीक, कब तक ट्रेवल करेगी? जब तक कि आपका मीडियम सेम है। अरे सर मीडियम क्या होता है? अंटिल द मीडियम इज सेम। जैसे जैसे अब यहां पे है क्या? हवा है, एयर है। रे ऑफ लाइट अगर अपने मीडियम को चेंज करके वाटर में जाएगी तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे एयर में ट्रेवल कर रही थी सेम डायरेक्शन में वाटर में भी ट्रेवल करेगी। दिस इज नॉट नेसेसरी। तो अगर आपका मीडियम सेम है, मतलब हवा है तो पूरा हवा ही हवा है चारों तरफ, तो उस पर्टिकुलर केस में लाइट रे कैसे ट्रेवल करने वाली है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर। और जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो लाइट रे अपने पास से थोड़ा डेविएट हो जाएगी, जो कि रिफ्रैक्शन में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी एक बात आपको याद रखनी है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, लाइट जो है ना बेटा, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इसको प्रॉपरली किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो अगर वैक्यूम, जैसे साउंड में आपने सुना रहेगा कि साउंड को कंपलसरी एक मीडियम चाहिए होता है, लाइट के लिए ऐसा नहीं है। लाइट के पास अगर मीडियम नहीं भी है, जैसे कि अपना वैक्यूम, तो भी लाइट उसमें मूव कर सकती है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज हाईएस्ट, ये सबसे ज्यादा है, ये लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा है, जो कि कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। कहानी यहां तक क्लियर है? एक बार जरा क्विक रिवीजन,
मैंने आपको पहले दो चीजें बताई, रे और डायग्राम क्या होता है। तो भाई रे और डायग्राम, रे डायग्राम हम बाद में देखेंगे। पहले हमने बात करी रे की और बीम की। सिंगल पाथ ऑफ लाइट है तो उसको रे बोलेंगे। अगर मल्टीपल रेज का कॉम्बिनेशन हो गया तो उसको बोलेंगे बीम। ठीक, यूजुअली हम क्या देखते हैं, आपके घर में एलईडी लाइट जो लगी होगी दैट इज एमिटिंग व्हाट, बीम। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेज अपना बीम हो जाएगा। लाइट के बारे में कुछ मैंने और इंफॉर्मेशन आपको बताई कि भाई अगर रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी अगर आपका मीडियम चेंज होता नहीं है, और अगर आपका मीडियम चेंज हो जाएगा तो लाइट का डायरेक्शन भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट यार वेव नेचर शो करती है ना, ये तो हमने डिस्कस किया। पार्टिकल वाला नेचर सर कब पढ़ेंगे? वैसे तो आप इसको 12th में पढ़ोगे, एनसीईआरटी में 12th में है, उसमें आपका वेव ऑप्टिक्स आएगा। ठीक है, उसमें YDSC वगैरह के बारे में जब हम पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो आगे आप डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज हाईएस्ट। वैक्यूम में सबसे ज्यादा है, कितना है? MCQ में कई बार पूछ लेता है तो आप याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? एक क्विक स्नैपशॉट लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। अब चैप्टर का नाम जब आपने पढ़ा तो सबसे पहले उसमें लिखा हुआ था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली, अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है सर, समझते हैं, जरा ध्यान से देखो। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में ना हम बीम के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यार बीम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेस। अगर आप एक रे के नेचर को समझ लेते हो तो आप पूरे बीम के नेचर को समझ जाओगे, बात बराबर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट किसी भी सरफेस पे टकराती है ना तो वहां पे 3 फेनोमेना हो सकती है, लाइक 3 चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो वो सरफेस पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, लाइट जिस सरफेस से टकराई वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। जैसे आपके घर में विंडो होगा, है ना, तो विंडो से लाइट कंप्लीटली क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी, है ना। उस पर्टिकुलर विंडो से लाइट जो होगी वो कंप्लीटली पास हो जाएगी, क्योंकि मीडियम आपका क्या था? ट्रांसपेरेंट। यहां पे रिफ्लेक्शन बहुत ही माइनर सा होगा, या फिर आप बोल सकते हो अब्जॉर्प्शन बहुत ही माइनर सा होगा। अब दूसरे टाइप का मीडियम होता है अपना ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, अब इसमें जैसे आपका मिल्क वगैरह हो गया, आपने मिल्क वगैरह देखा रहेगा। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती, मतलब लाइक कि वो थोड़ा सा, आप समझ पा रहे हो ना मिल्क कैसा, मिल्क का नेचर कैसा होता है। उसमें से कुछ लाइट पास होगी, कुछ लाइट वहीं पे अब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे पार्शियल लाइट का जो लाइट पास हो रही है वो पार्शियली हो रही है, कंप्लीटली यहाँ पे पास नहीं हो पा रही है। और मान लो भाई अगर आपका कोई मीडियम है जो कि कंप्लीटली क्या है? ओपेक है। ओपेक का मतलब समझते हो? जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। जैसे ये बोर्ड है, ठीक, अब बोर्ड है तो ये मीडियम कैसा हो गया? ओपेक हो गया। तो जो लाइट आ रही है वो अब क्या हो रही है? इसके आर पार नहीं जा पा रही है। तो लाइट आने के बाद बाउंस बैक हो रही है, लाइट आने के बाद जिधर से आ रही है उधर ही वापस चली जा रही है ना। आपको यहाँ पे एक स्पॉट दिख रहा होगा जिसको हम फिक्स करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो लाइट वापस उसी डायरेक्शन में चली जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। इसी पर्टिकुलर फेनोमेना को अपन क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। तो ध्यान से देखेंगे, व्हेन a ray of light, when a ray of light bounce back in the same medium, striking an opaque surface, या फिर आप पॉलिश्ड बोल दो, आपके बुक में पॉलिश्ड लिखा होगा, मतलब यार पॉलिश में समझाता हूं। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाए भाई साहब? जरा ध्यान से सुनिए कि मान लेते हैं कोई सरफेस अपना, जैसे मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, लाइट आ रही है, अब इसके आर पार नहीं जा पा रही है, तो यहां से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन आपकी आंखों की तरफ, एग्जैक्टली आपकी आंखों की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब लाइट किसी ओपेक सरफेस से टकराए, अरे यही तो रीजन है हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, अदरवाइज हम कैसे देख पाएंगे? सनलाइट, मान लो आप दिन के समय पे कोई चीज देख रहे हो, ठीक है, और दिन के समय पे रे ऑफ लाइट आई, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराई और आपकी आंखों में गई, तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग यार।
रात को जब आप टॉर्च लेके निकलते हो या फ्लैशलाइट जब आप जलाते हो अंधेरे में, तो क्या फ्लैशलाइट को आप अपनी आंखों की तरफ मारते हो क्या? नहीं ना, आप ऑब्जेक्ट की तरफ मारते हो। तो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में आती है। ये बात क्लियर है? तो वही मैंने बताया कि जब कोई कैसा सरफेस हो, ओपेक सरफेस हो या पॉलिश्ड सरफेस हो, है ना, और उस पे लाइट क्या हो, टकराए, उस पे लाइट हिट हो, बाउंस बैक हो जाए सेम मीडियम में। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जैसे ये जो पीछे लाइट लगी हुई है वो आकर के इस पर्टिकुलर सरफेस से, इस पर्टिकुलर बोर्ड से टकरा रही है और वापस इसी तरफ जा रही है। यहां पे कौन सा मीडियम है? एयर है। फोकस, यहां पे कौन सा मीडियम है? एयर। तो लाइट एयर से आई और टकरा करके बाउंस बैक होकर के वापस एयर में गई, तो दैट इज व्हाट? देन दैट इज रिफ्लेक्शन। तब उसको अपन क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अगर यहां पे मीडियम का चेंज हो जाता, जैसे लाइट एयर से आ रही है और वाटर में जाती या ग्लास में जाती, तो उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि लाइट रे आई भाई, आई आई आई, ठीक, और वापस टकरा करके उसी मीडियम में गई। जब तक लाइट रे उसी मीडियम में वापस नहीं जाती है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो क्या यहां पे आपको रिफ्लेक्शन की कहानी समझ में आई? रिफ्लेक्शन की कहानी समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो, मैं यहां पे आपके बुक में जो डायग्राम है वो समझा देता हूं। जैसे मान लो एक सरफेस है, ठीक। अब मैंने कांच का एक सरफेस ले लिया, टुकड़ा ले लिया, कांच का एक टुकड़ा, लाइक आप समझ पा रहे हो, शीट ले लिया, थिन शीट ऑफ ग्लास, बराबर। अब जो थिन शीट ऑफ ग्लास लिया, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इस पे अगर कोई लाइट रे आएगी तो आगे चली जाएगी। सर आगे कैसे जाएगी? अरे यार अभी ये ट्रांसपेरेंट है ना, मैंने अभी तो बताया था, ग्लास है, ग्लास में से हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट रे तो आगे चली जाएगी। अब हमने क्या किया पता है क्या? हमने एक काम यहां पे अच्छा किया। काम कुछ ऐसा किया कि हमने इस सरफेस को, जब भी आपको कभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसी डिजाइन दिखे, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि दैट सरफेस इज पॉलिश्ड। उस सरफेस को अपन ने क्या कर रखा है भाई? पॉलिश कर रखा है, मतलब एक साइड उस पर कोई लेयर लगा रखी है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जब लाइट रे आएगी, यहां पे टकराएगी, तो आगे नहीं जा पाएगी, वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी, ठीक है। लाइट रे आई, यहां टकराई, वापस लौट गई। सो दिस हैपेंड बिकॉज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इट बिकेम ओपेक। ये कैसा बन गया? ओपेक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो लाइट रे आई, टकराई और वापस चली गई। तो यहां पे कौन सी फिनोमेना? आप देखो, इधर भी एयर था, इधर भी एयर था, लेट अस सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो लाइट रे सेम मीडियम से आई, सेम मीडियम में वापस गई, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां पे? बताइए, बता दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझेगा तो ये थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में फिर एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सरफेस ऐसा डिजाइन दिखेगा तो आप तुरंत समझ जाना कि सरफेस पॉलिश्ड है, पॉलिश सरफेस से लाइट रे टकराई और वापस चली गई। इतनी कहानी क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया कि कोई भी जब ओपेक मीडियम से, ओपेक सरफेस से लाइट टकराती है और वापस उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अब प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन। उसके पहले, प्लेन मिरर में आपको समझाऊं उसके पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा। छोटा सा कंसेप्ट मैंने आगे लिख रखा है या नहीं, एक बार चेक कर लेता हूं। नहीं नहीं, नहीं लिख रखा है। अरे मैं भी ना, उम्र हो गई है गाइस। चलिए, उसके पहले मैं यहां पे आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन आपको समझ गया, तो हम समझ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई हमारे पास दो लॉज है। जैसे मान लो यहां पे एक सरफेस है, ठीक है। एक सरफेस मैंने बताया, बनाया, सरफेस को पॉलिश करना गाइस बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉलिश नहीं करोगे तो यार रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ लाइन है क्या, लाइन लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब लाइन से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने एक लाइन लिया, अरे हट जा भाई, हाँ ये हो गई, और एक यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ। क्लियर? चलिए अब देखिए, ये लाइन ऐसे कुछ आ रही है, इसका डायरेक्शन हमने ये डिसाइड किया। सरफेस से टकराने के बाद वापस जा रही है, क्योंकि सरफेस अपना कैसा था? ओपेक था। कहानी क्लियर? अब यार जरा जहां पे ध्यान देना, जहां पे लाइन आकर के हिट हुई ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
और ये जो रे पहले आ रही है इसका हम प्यारा सा नाम देंगे इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। ठीक है सर, यहां तक तो कोई कहानी में डाउट नहीं है। और ये जो रे वापस लौट के जा रही है इसको अपन बोलेंगे, यहां पे कौन सा फेनोमेना हो रहा है यार? यहां पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अरे यार रे है क्योंकि एक ही पाथ है ना, तो रे बोल रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, जहां पे रे ऑफ लाइट आकर के सरफेस को टच हुई वहां पे आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देना। यहां पे आप क्या ड्रॉ कर दोगे? एक इमेजिनरी लाइन। इस पर्टिकुलर लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल। इसको हमने क्या बोला? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर यार बेसिकली। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली सरफेस से कितना एंगल बनाएगा यार? सरफेस से बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। सरफेस से तो बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है सर, बट ये पर्टिकुलर नॉर्मल इन रेज के साथ में भी कुछ एंगल बना रहा है। क्या आपको दिख रहा है क्या? हाँ यार सर दिख तो रहा है, इस वाली रे के साथ में भी कुछ एंगल बना रहा है, बराबर। तो इस नॉर्मल का जो इंसिडेंट रे के साथ में एंगल बना, इसको हम डिनोट करेंगे एंगल आई, और इसको डिनोट करेंगे एंगल आर। व्हाट इज एंगल आई? एंगल आई इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल आई, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो, या इसको मैं अपने शॉर्ट शब्दों में बोल सकता हूं इंसिडेंट एंगल। यार इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं इंसिडेंट एंगल। ध्यान से समझिएगा, इस ध्यान से, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं पता क्या? मैंने मतलब क्लासरूम में ऑब्जर्व किया यार, बच्चे बोलते हैं कि यार सर ये जो इंसिडेंट रे है, मैं बोला हाँ है, ये जो सरफेस के साथ में एंगल बना रही है, मैं बोला हाँ बना तो रही है, तो क्या इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको एंगल कहां से मेजर करना है? एंगल आपका हमेशा कहां से रहेगा? एंगल आपका रहेगा, रुक जाइए जस्ट अ सेकेंड, एंगल आपका कहां से रहेगा? दिस एंगल विल बी फ्रॉम योर नॉर्मल एंड टू इंसिडेंट रे। तो ये जो आपका एंगल है दैट विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल। ठीक है, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आपको? ठीक, अब सेम जो ये एंगल आर है, दिस एंगल आर जो हमने लिखा हुआ है यहां पे, दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर इसी को क्या बोलूंगा मैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला लॉ हमारा क्या बोलता है भाई साहब? आवर फर्स्ट लॉ सेज कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। म्हणजे काय? आई, एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक, ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे का एंगल और नॉर्मल के साथ में रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेम होगी। दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेम। पहला एकदम क्लियर है। दूसरा लॉ देख लो, दूसरा लॉ देख लो, द इंसिडेंट रे कहां है भाई? इंसिडेंट रे ये वाली। और फिर कॉमा करो, द नॉर्मल रे, उसके बाद कौन सी रे है? नॉर्मल, जो आपने इमेजिनरी ड्रॉ किया। ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in a same plane. They all lie in a same plane. इजी है क्या समझना या हार्ड है? देखो, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन में है, ये तीनों एक ही प्लेन में आपको दिख रहे हैं। कौन सा प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज तो सरफेस ना, ये जो आपका नीचे जिसपे स्ट्राइक कर रहे हैं दैट इज तो योर सरफेस, इसको मत पकड़ना। जो ये प्लेन है, प्लेन, अभी अगर मैं यहां पे एक शीट लगा दूं, पेपर लगा दूं, पेपर,
तो पेपर पे अगर मैं ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब समझो, आप इमेजिन करो कि इन जो लाइंस मैंने बनाई है इनके पीछे एक ऐसा व्हाइट कलर का पेपर लगा दिया मैंने, ऐसे व्हाइट कलर का, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लेन हो जाएगा। तो तीनों एक ही प्लेन में आपको दिखाई देंगे क्या? हाँ, तीनों एक ही प्लेन में दिखाई देंगे ना। तो ये आपका सेकेंड लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। 2 मिनट फटाक से इसको लिखो तो। बैक, ओके, लिख लिया। फिर से, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इक्वल होगा, ठीक सर। फिर इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों भी क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक। अच्छा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा ध्यान से बताना मुझे। क्वेश्चन पूछता हूं, रुको, लेट्स सी इफ यू गेट टू नो और नॉट। मैं एक पेज ऐड करता हूं यहां पे और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। आई विल कम ऑन पेज नंबर 6। ओके, नाउ लिसन। मैंने बोला कि जब कहानी कुछ ऐसी थी, एकदम प्लेन सी थी, एक रे ऑफ लाइट आ रही थी, रे ऑफ लाइट जा रही थी, बीच में हमने क्या ड्रॉ किया था, नॉर्मल ड्रॉ किया था, और ये सरफेस यार पॉलिश था, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारे लॉज वैलिड थे, मतलब दो लॉज मैंने बताए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो वैलिड थे। मैंने बोल दिया इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैंने बोला कि यार एक इर्रेगुलर सा सरफेस है, आड़ा टेढ़ा सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तीसरी रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट तुम समझदार हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो क्या ये सारी की सारी जो रेज हैं, ये सारी की सारी जो रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी? चलिए देख लेते हैं। एक के लिए बता देता हूं मैं, बाकी सब आप समझ लेना। मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट पॉइंट होगा जहां पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे टकराएगी उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहीं पे सरफेस से परपेंडिकुलर आप क्या ड्रॉ कर दोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, ठीक है सर, ड्रॉ कर दिया, कोई इशू नहीं है। अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आई। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर। तो यार यहां पे भी तो मुझे दिख रहा है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब फर्स्ट लॉ तो क्लियर है, ओके। अब जो दूसरा लॉ अपन ने देखा था कि भाई इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, अगर मैं इसके पीछे फिर से एक शीट लगा दूं, समझो ऐसे, फिर से मैंने क्या किया, एक शीट लगा दिया, क्या फिर से तीनों एक ही प्लेन में है ना? तो दोनों ही लॉज हर एक कंडीशन में हमेशा वैलिड होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये बात आपको कोई कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया, आपको समझ में आया, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसका एक स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं अब प्लेन मिरर के थ्रू। अच्छा, सबसे पहले मिरर क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले इस वर्ड को मैं हाईलाइट कर दूं, व्हाट इज मिरर। अरे यार, आप ग्लास लो, ठीक, और ग्लास के पीछे एक साइड पे, एक सरफेस पे ही आप क्या कर दो, पॉलिश कर दो। एक सरफेस पे आप क्या कर दो, पॉलिश। अरे यही तो मिरर है। पॉलिश आप किससे कर सकते हो, देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सिल्वर से पॉलिश होती है, कई बार आपका जिंक से पॉलिश हो जाती है, कई बार आपका एल्यूमिनियम से पॉलिश हो जाती है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस है जिनसे मिरर में एक साइड पे पॉलिश करी जाती है। आजकल जो मिरर्स आते हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो उनमें कुछ और कंपाउंड मिक्स करके पॉलिश की जाती है, ठीक है। तो ये सारी पॉलिश कर दिया आपने, तो आपका क्या बन गया, मिरर। अच्छा, नाम है कैसा, प्लेन मिरर। तो यार प्लेन समझ पा रहे हो, ऐसा कुछ एकदम स्ट्रेट। आप एक क्या करो, शीट ले लो और एक साइड पे उस पर क्या कर दो, पॉलिश कर दो, आपका क्या बन गया। अरे यार प्लेन में देखा नहीं है तुम लोगों ने, अरे देखो मैं दिखाता हूँ, रुको, आजा आजा। ऐसा कुछ, ये, हाँ हैंडसम तो दिख रहा हूँ मैं, इतना पसीना हो गया यार ठीक है, चलिए। तो प्लेन मिरर आप सबके घर में ही होगा, ठीक है। अब प्लेन मिरर के थ्रू हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले प्लेन मिरर पढ़ लेते हैं, फिर स्फेरिकल मिरर जो आपका कंसेप्ट है वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई विल टेल यू हाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। ये देखो प्लेन मिरर कुछ ऐसा आपके घर में भी होगा, आप उसमें रोज अपने आप को देखते हो, निहारते हो, कितना खूबसूरत हूं मैं, ठीक है हो, क्या पता हो, आई डोंट नो। अरे सब अच्छे हैं यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्या क्या बोल रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो जरा ध्यान से देखें, जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर में वो कैसी होगी, ठीक है। जैसे मान लो प्लेन मिरर को मैं कुछ ऐसे बना देता हूं, मैं यहाँ पे शेप का यूज करूंगा, I'll use a shape. I have drawn a straight line, ठीक, छुप जा बेटा तू, ठीक, और एक सेकेंड, और मैंने इसको क्या कर दिया प्यारे बच्चों,
पॉलिश कर दिया, क्योंकि जब तक पॉलिश नहीं करेंगे मिरर नहीं बनेगा, ठीक। और इसके सामने मैंने एक कोई रख दिया ऑब्जेक्ट, आई हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या होगा, अरे जिससे जिससे लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होकर के, मे बी दैट ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन लाइट, उसकी खुद की लाइट हो सकती है, या फिर उस पर एक लाइट रे पड़ के रिफ्लेक्ट होगी। जैसे अभी के केस में लाइट, मेरे पास कोई लाइट नहीं है, दिस इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसके पास खुद की लाइट है, स्मार्ट बोर्ड के पास खुद की लाइट है, मेरे पास नहीं है, बट स्टिल आई एम विजिबल टू यू। हाउ, जो लाइट रे मेरे ऊपर आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारे पास जा रही है, तो ये जो मेरा फेस है ये तुम्हारे लिए क्या एक्ट कर रहा है, एज लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट पे मान लो कहीं से रे ऑफ लाइट आई, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के इधर गई, एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के मिरर के ऊपर गई, ठीक। अब मिरर के ऊपर गई है लाइट, तो मिरर के ऊपर जाएगी, तो जहां पे जाएगी वहां पे आप क्या ड्रॉ कर दो, एक नॉर्मल, और लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ओपेक सरफेस है तो आगे जा नहीं पाएगी। एक रे ऑफ लाइट मान लेते हैं यहां पे आई और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गई, तो सर इसका इमेज कैसे बनेगा? गुड क्वेश्चन। इसका इमेज बेटा रियल नहीं बनेगा। अच्छा रियल और ये सब मैं क्या बोल रहा हूं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां से एक सीधा रे आप लेके जाओ और यहां से भी एक सीधी रे लेके जाओ, जो रिफ्लेक्टेड रे है ना उसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो ऐसे, ठीक। और ये वाली रे को भी आप एक्सटेंड कर दो, ठीक। फिर ये वाली रे को भी एक्सटेंड कर दो और ये वाली रे को भी एक्सटेंड कर दो। थोड़ा सा यहाँ पे लाइन में गड़बड़ी हुई, ऐसे आएगी, ठीक है। आप जहां पे ये सारी रेज मिल रही हैं, वेयर ऑल दीज रेज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, वहीं पे आपको इमेज बनती हुई दिखेगी, वहीं पे आपको क्या बनती हुई दिखेगी, इमेज। अब जरा ध्यान से देखना, प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है, प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज में बता देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैसे बना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब जरा ध्यान से देखो, पहली बात फर्स्ट प्रॉपर्टी, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। जो इमेज फॉर्म हुई प्लेन मिरर में, आप उसको टच नहीं कर सकते, लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं कर रही हैं। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये ओरिजिनल लाइट रे आई और रिफ्लेक्ट होकर के दूर चली गई, ये ओरिजिनल लाइट रे आई रिफ्लेक्ट होकर के दूर चली गई, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, इमेज तब तक फॉर्म नहीं होगी। आज एक आप मंत्र लेकर के जाओ, जब भी आप लाइट वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, कभी भी इमेज तब तक फॉर्म नहीं होगी जब तक दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। रिफ्लेक्शन से पहले किया तो उसका कोई मतलब नहीं है, रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज फॉर्म होगा, और अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। बट यहां पे तो ये दोनों तो दूर दूर जा रही हैं, है ना, तो क्या रियल इमेज फॉर्म होगी? नो, इट्स नॉट अ रियल इमेज। तो कैसी इमेज बनेगी बेटा, वर्चुअल। अगर रेज इंटरसेक्ट each other after reflection, so image will be रियल। तो इमेज आपकी क्या होगी, रियल। अगर रेज इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं कर रही हैं और हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की तो इमेज आपकी क्या हो जाएगी, वर्चुअल। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पूरे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी आपको डॉटेड लाइन दिखेगी ना, वो समझ जाना इमेजिनरी है, ठीक है। जो भी आपको डॉटेड लाइन दिखेगी दैट इज इमेजिनरी, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर है दैट इज नॉट रियल, दैट इज वर्चुअल। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, द इमेज formed is erect and of same size as object, ठीक है। जो भी इमेज फॉर्म हुई, आपका फेस कभी आपने अगर चेहरा देखा होगा अपना मिरर में, तो जितना बड़ा आपका फेस है ना उतना ही बड़ा आपको मिरर में दिखता है। क्या उसमें कोई वेरिएशन आता है क्या? नहीं।
जितनी दूर पे आप मिरर को रखोगे उतनी दूर पे ही आपको इमेज ऐसे फील होगी। आप अपने हाथ को पास में लेके जाओगे मिरर में तो उसमें भी आपको हाथ पास आता हुआ दिखाई देगा। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम इरेक्ट। अच्छा, इरेक्ट का मतलब बेटा, इरेक्ट का मतलब अपराइट, सीधा। आपका फेस ऊपर है ना, तो उसमें भी आपका फेस ऊपर दिखेगा, आईज ऊपर दिखेंगी, माउथ नीचे दिखेगा। ऐसा नहीं है कि उल्टा हो गया, जो हम अभी पढ़ेंगे कॉनकेव के केस में, ठीक है। तो इमेज जो होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है और सेम साइज की होती है एज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात यहां पे ध्यान से ये भी सुननी है कि इमेज फॉर्म्ड इज एट सेम डिस्टेंस एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्म होगी वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे भी होगी। जैसे आपने मिरर से हाथ इतनी दूर पे रखा था तो इमेज भी इतनी दूर पे हुई बनते हुए दिखाई देगी, ठीक है। ऐसा अपीयर होगा, ऐसा आपको फील होगा, ठीक। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो सेम डिस्टेंस पे होगी, सेम साइज की होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, रियल इमेज फॉर्म नहीं हो रही है। ये देखो यहाँ पे क्यूट सी लड़की, ठीक है। अब ये जो लड़की का जो फेस है, जो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेम साइज का, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें ही, फोर्थ जो मैं आपको बता दूं, यहां पे लिख देता हूं। द इमेज formed by plane mirror, guys, plane mirror follow lateral inversion। अरे बाप रे, ये क्या है लेटरल इन्वर्जन का मतलब? लेटरल इन्वर्जन का मतलब समझ रहे हो? जब तुम मिरर में अपने राइट हैंड को उठाते हो, आप रियल में अपने राइट हैंड को लिफ्ट कर रहे हो, तो मिरर में ऐसा फील होता है लेफ्ट हैंड ऊपर हो रहा है। आपने राइट उठाया, मिरर में ऐसा लेफ्ट फील होता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है? सेल्फी ले तो मिरर सेल्फी आपने ऑब्जर्व करी होगी, ठीक। मिरर सेल्फी आप देखते हो, या जब आप इमेज देखते हो अपना प्लेन मिरर में, तो राइट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट हैंड उसमें फील होगा, लेफ्ट हैंड उठाओगे तो राइट हैंड फील होगा। दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मतलब यहां पे इमेजेस कैसी होती हैं? ऐसे, ठीक है, क्लियर? टेक अ क्विक स्नैपशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ले लो। ओके, बढ़िया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आई होप ये जो कंसेप्ट बताया मैंने आपको समझ में आया होगा। सेम डिस्टेंस पे इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंसेप्ट है दैट इज स्फेरिकल मिरर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्लेन मिरर। एक शीट लिया, उस पर एक साइड पे पॉलिश कर दिया और अपना क्या बन गया? प्लेन मिरर बन गया। लेकिन अब ना कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ये बड़ा सा स्फीयर दिख रहा है क्या आपको? तुम इमेजिन करो, मेरे पास एक स्फीयर है, ग्लास का ना बड़ा सा बॉल है, और वो ग्लास का जो बॉल है ना वो अंदर से खाली है। मतलब इट इज व्हाट? वैकेंट स्फीयर। जैसे फुटबॉल, आप समझ पा रहे हो फुटबॉल? अब जैसे समझो कि फुटबॉल पूरा ग्लास का बना हुआ है। इट इज नॉट मेड ऑफ जो अपना प्यू लेदर वगैरह होता है उससे नहीं बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। तो कुछ ऐसा स्फीयर आपको दिखेगा, कुछ ऐसा स्फीयर आपको दिखेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या? ये स्फीयर को बीच से अगर मैं कट कर दूं, इस स्फीयर को मैं क्या कर रहा हूं, इस स्फीयर को मैंने एग्जैक्टली इसके सेंटर से मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया, दो हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो राजा बाबू लोग, कैसे आपको दो बाउल शेप के स्ट्रक्चर दिखेंगे? ऐसे ज्वाइन थे, पूरा खोखला स्फीयर था। खोखला समझते हो, अंदर कुछ नहीं था। मैंने उसको बीच से कट कर दिया तो ऐसे दो बाउल शेप के स्ट्रक्चर दिखेंगे। हाँ सर दिखेंगे, तो ऐसा तो लग रहा है, फील हो रहा है, ठीक है। दो बाउल शेप के स्ट्रक्चर दिखेंगे। और फिर जब वो दो बाउल शेप के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, है ना, जब दो बाउल शेप के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, मैंने बीच से उनको जब कट कर दिया तो कुछ ऐसे दिखेंगे। एक स्फीयर को हाफ मैंने यहां पे ले लिया, एक स्फीयर को हाफ मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है। सेंटर से मैंने कट कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं एक स्फीयर का जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, उसको मैं क्या कर दूं? पॉलिश कर दूं। उसको मैंने क्या किया? पॉलिश कर दिया, ठीक है। उस अंदर वाले पार्ट को मैंने क्या किया? पॉलिश कर दिया, ठीक। मैंने अंदर वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया। तो अब अगर इसके बाहर वाले सरफेस पे, बाहर वाला सरफेस आपको दिख रहा है बेटा, है ना, इसके बाहर वाले सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो क्या आगे जा पाएगी? क्या नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि अब ये पर्टिकुलर सरफेस अंदर वाला पॉलिश हो चुका है। और उसी तरीके से जो मैंने आधा स्फीयर लिया हुआ था उसको बाहर से पॉलिश कर दिया, उसको बाहर से पॉलिश कर दिया। तो समझो ऐसा कटोरी है, कटोरी, ठीक, ऐसे 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 कटोरी है।
अब उसके अंदर अगर कोई रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो वो आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि इधर का सरफेस पॉलिश हो चुका है। कहानी क्लियर? इधर 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 ऐसे कटोरी कटोरी कटोरी, ये पूरा सरफेस, ये देखो, ये देखो, ये पूरा सरफेस पॉलिश्ड है। इधर से रे ऑफ लाइट आई तो अब बाउंस बैक होकर के बाहर जाएगी वो। इसको ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, अभी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा तो इसको आर पार करके भी नहीं जा सकती। अब जरा ध्यान से देखो, जब अंदर वाले सरफेस को, अंदर वाली कटोरी को, कटोरी में अंदर ऐसे दो कटोरी है, अंदर वाले सरफेस को पॉलिश किया तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। भाई पॉलिश करते हैं तो क्या बनता है? मिरर बनता है। अंदर वाले सरफेस को पॉलिश किया तो क्या बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर। और अगर बाहर वाले सरफेस को पॉलिश किया तो क्या बनेगा? कॉनकेव मिरर। तो क्या बनेगा? कॉनकेव मिरर। अंदर वाले सरफेस को पॉलिश किया तो कॉन्वेक्स मिरर, बाहर वाले सरफेस को पॉलिश किया तो कॉनकेव मिरर। अब जरा ध्यान से देखो, याद कैसे रखेंगे सर? इतना हार्ड है? हार्ड कुछ नहीं है। अगर मैं देखो देखो, ये देखो, ऐसा कुछ सरफेस बनेगा, इसमें मैंने क्या कर रखा है? बाहर पॉलिश कर रखा है। देखो यार, एक इसमें मैं आपको बात बताऊंगा कि जब आप मिरर का डायग्राम वगैरह बनाते हो ना, तो आप कर्वेचर को जितना कम से कम रखो, कर्वेचर आप समझते हो? कर्व जितना कम से कम रखो ऐसे, और पॉलिश कर दो, ये आपका डायग्राम बन गया। देखो जो है वो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली इससे होता क्या है ना कि आपका डायग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन बनता है। अदरवाइज कई बार रे डायग्राम बनाते टाइम, रे डायग्राम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उनकी जो रेज होती हैं वो प्रॉपर लाइक पॉइंट पे आकर के नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो अब अगर इतना पोर्शन मैंने ले लिया तो कुछ ऐसा दिखेगा। बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश कर रखी है, अगर मैंने बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश कर रखी है, ठीक, करंटली इन राइट मोड कमेंट्स, ओके ठीक है। हाँ, बाहर वाले सरफेस पे जब मैंने पॉलिश कर रखी है तो ये कौन सा मिरर बना? कॉनकेव मिरर। अंदर वाले सरफेस पे जब पॉलिश कर रखी है तो कौन सा मिरर बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर। नाम याद करना बहुत ही आसान है, मैं आगे अगली स्लाइड में आपको दिखा देता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। इफ आई शो यू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ आई जस्ट शो यू द प्रीवियस स्लाइड ओनली, इसी में समझा देता हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, ऐसा कुछ कर्व दिखेगा। दो कर्व मैंने लिए, इनको बीच से कट किया था तो ऐसा कुछ कर्व दिखेगा। बाहर के साइड में जब पॉलिश किया तो बना था बेटा कौन सा? कॉनकेव। और अंदर के साइड जब पॉलिश किया था तो बना था कौन सा? कॉन्वेक्स। कहानी क्लियर? ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, नाम याद करना बहुत ही आसान है। अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? अंदर वाला है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ आएगी तो ऐसा लग रहा है ना किसी चीज के अंदर जा रही है, किसी के अंदर घुस रही है। कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है? केव मतलब क्या होता है? गुफा होता है। ठीक है, केव मतलब होता है गुफा। तो ऐसा लग रहा है ना किसी चीज के अंदर जा रही है। ऐसे देखो, कटोरी वाला स्ट्रक्चर है तो रे ऑफ लाइट आ रही है तो किसी चीज के अंदर जा रही है, तो दैट इज व्हाट? कॉनकेव। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं, ध्यान से सुनेंगे। जब बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश किया गया तो क्या बोलेंगे उसको? कॉनकेव। जब अंदर वाले सरफेस पे पॉलिश किया गया और बाहर का सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। कॉनकेव। अंदर का सरफेस पॉलिश किया गया, बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे मस्त टिचुक टिचुक ऐसे वापस आएगी। ठीक है, और अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऐसे रे ऑफ लाइट आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी या ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, जैसे भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मतलब रे ऑफ लाइट कहीं पे अंदर जाती हुई दिख रही है, तो इसलिए मैंने बोला कॉनकेव। कहानी क्लियर? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यार जरा ना कुछ इंपॉर्टेंट, पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो समझ गया ना? पक्का समझ गया ना? मुझे बताना टाइम स्टैम्प के साथ में कमेंट में बताना कि क्या आपको ये कंसेप्ट समझा क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात मैं बताऊं उसके पहले हम कुछ जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं। कुछ जरूरी जानकारी कुछ ऐसी है कि जब भी आप रे डायग्राम आगे जो हम बनाएंगे, अब देखो ना, मिरर को हम 2D डायग्राम में देखेंगे। 2D डायग्राम में, तो 2D डायग्राम में मिरर आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये रहा अपना कौन सा मिरर है, जरा बताओ। अच्छा रुको, अभी एक सेकंड, अभी कौन सा मिरर है? अरे सर कंफ्यूज करोगे, अभी तो कोई मिरर नहीं है ना, क्योंकि इसमें पॉलिश ही नहीं हो रखी। जब पॉलिश हो गई तो अब कौन सा मिरर बन गया? आउटर सरफेस पे पॉलिश हो रखी है, अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो बन गया भाई साहब ये कौन सा? कॉनकेव मिरर। प्यारा सा खूबसूरत सा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पोल। व्हाट इज पोल? इस मिरर के जो सेंटर पॉइंट है, इस मिरर का मैं एक सेंटर पॉइंट चूज करूं जहां से ये कटोरी जो है ना अपनी, इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकूं।
ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन और ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन दोनों इक्वल हो तो इसको मैं बोलूंगा पोल, रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल पी से। ठीक है, पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट एट मिरर, जब डायग्राम बनाओगे तो आप मिरर में, विच डिवाइड्स मिरर, कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, जो मिरर को दो इक्वल हाफ में, मतलब एग्जैक्टली मिडल में हो और मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। कहां पे होगा ये? मिरर के ऊपर होगा। ठीक, अब व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर समझाने से पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड पे लेके आता हूं, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, ये क्या था अपना? ये क्या था अपना? स्फीयर था, एक बड़ा सा ग्लास का टुकड़ा था, स्फीयर था। ठीक है, इसका एक सेंटर होगा भाई साहब। हाँ सर, सेंटर तो होगा इसका। क्या इस पर्टिकुलर सेंटर को मैं बोल सकता हूं सेंटर किसका? ऑफ स्फीयर। क्या इस पर्टिकुलर सेंटर को मैं बोल सकता हूं सेंटर ऑफ स्फीयर? स्फीयर है, उसका एक सेंटर है, सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, बट अभी क्या किया मैंने? इसको बीच से डिवाइड कर दिया भाई साहब, इसको बीच से डिवाइड कर दिया, तो अभी क्या स्फीयर बचा? क्या नहीं बचा। दिस नॉट एन स्फीयर एनीमोर, दिस इज नॉट अ स्फीयर एनीमोर। ठीक है, तो अब एक कर्व ही तो दिख रहा है आपको। ऐसे आप, राउंडर है आपके पास, निकालो जरा ज्योमेट्री बॉक्स से। ऐसे राउंडर को एक पॉइंट पे रखकर ऐसे आप ड्रॉ करते हो ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, इसको यही तो बोलते हैं। तो भाई साहब अब ये कर्व रहा, पर जिस राउंडर का डिस्टेंस आपने लेकर के इसको ड्रॉ किया था, राउंडर के जिस डिस्टेंस को लेकर के आपने ड्रॉ किया था, देखो ऐसा राउंडर लिया मैंने, ऐसा राउंडर लिया। अब यहाँ पे तो ये मूव हो जाएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। राउंडर लिया और ऐसे इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने राउंडर के टिप को रखा और पेंसिल से ऐसे पूरा एक स्फीयर ड्रॉ किया। ठीक, तो जब स्फीयर ड्रॉ किया या सर्कल ड्रॉ किया तो ये तो पूरा का पूरा हो गया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ? आधे पार्ट को इसमें से रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, आधे पार्ट को इसमें से रफ कर दे रहा हूँ और इस पे एक साइड पॉलिश कर दे रहा हूँ। अब एक साइड पॉलिश कर दिया तो क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? कॉनकेव मिरर ही तो बन जाएगा। पर इसका सेंटर एग्जैक्टली किसका सेंटर है? स्फीयर का सेंटर, जहां से ये मिरर पार्ट होके आया है, जहां से मिरर कट करके आया है, इसका सेंटर। अब ये सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं रहा, अब ये बन चुका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बराबर क्या? तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे है, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे है जैसा जितना स्फीयर में था। ठीक, तो अब जरा ध्यान से इसको लिखते हैं, ध्यान से लिखते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सी से, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। इट इज व्हाट? सेंटर ऑफ स्फीयर of which the mirror is apart। मतलब उसी स्फीयर का सेंटर है जहां से हम मिरर को कट करके लाए हैं। एक स्फीयर था, बीच से कट किया, तो जो सेंटर था वही एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस होगी। ये जो सेंटर है, अभी देखो इसी पे आर्क को मैं कंटिन्यू करते जाऊं तो एक पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी स्फीयर का सेंटर है जहां से हमने मिरर को क्या किया है? कट किया है। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस, इसको किसी से रिप्रेजेंट नहीं करते, बस जरा ध्यान से देखना। इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्व है तो कर्व का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो यार प्यारे बच्चों क्या करो पता है क्या? आप एक छोटा सा काम करो कि एक लाइन ले लो। लाइन ले लिया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, इसको खटाक से ऐसे मिला दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन का नाम होगा भाई प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, लाइन की खास बात क्या होती है आप बताओ जरा। अगर आपने थोड़ा सा भी ज्योमेट्री पढ़ रखा हो तो आप लाइन की खास बात बताओ कि यार लाइन को हम दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो ये उधर से भी एक्सटेंड हो सकता है, इधर से भी एक्सटेंड हो सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना, बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखो, प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस हम देख लेते हैं पहले। इट इज अ
पॉइंट ऑन, अच्छा प्रिंसिपल फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस सबको समझ में आ गया कि एक लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करेगी। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम where the rays coming parallel to principal axis pass after reflection। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, कॉनकेव मिरर में रेज एक्चुअल में पास होते हुए दिखेंगी, कॉन्वेक्स में अपीयर होंगी। तो यहां पे कमिंग पैरेलल टू पास आफ्टर रिफ्लेक्शन या अपीयर टू पास आफ्टर रिफ्लेक्शन, दोनों में समझाता हूं, टेंशन मत लो यार। अगर मान लो, कैसे पता करोगे तुम, हाउ विल यू नो, हम तो मासूम है यार, कैसे पता करेंगे कि भाई प्रिंसिपल फोकस कहां है? नालायक, कहां है प्रिंसिपल फोकस? ठीक है, तो आप क्या करना, सिंपल सी एक रे को लेके आना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रही अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल, और उसका रिफ्लेक्शन होकर के जहां से वो पास करेगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से वो प्रिंसिपल एक्सिस पे पास करेगा, वही आपका हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। क्या ये बात आपको क्लियर है? फिर से एक पैरेलल रे को लेके आओ, लेके आ गए सर, अब उसका रिफ्लेक्शन कराओ, वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगा, कहां पे वो पॉइंट होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस का वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। कोई दिक्कत नहीं है ना? पैरेलल लाइन लेके आओ यार, हमको अरे यार इतना मगजमारी नहीं करना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? मुझे नहीं पता प्रिंसिपल फोकस कहां है, मुझे क्या पता यार, ठीक है? पैरेलल लाइन लेके आओ, रिफ्लेक्शन करो, रिफ्लेक्शन करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से पास हो रहा है, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, अभी मैंने बोला कि अपीयर टू वाला क्या सीन है, अपीयर टू वाला क्या सीन है, जल्दी से दिखा देता हूं। चलो यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है? व्हाट इज द अपीयर टू वाला सीन? अब जैसे मान लो एक कॉन्वेक्स मिरर है, अंदर वाला साइड आपका पॉलिश्ड है और बाहर का सरफेस आपका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अरे यार राजा बाबू लोग, मेरे को जरा एक बात बताओ, ये अगर अपना पोल है तो यार इसका सेंटर तो इधर होगा ना मेरे भाई, इसका सेंटर तो ऐसे होगा, हमने ऐसा कर्व बनाया है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई साहब इधर होगा, ठीक? सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। अब यार ध्यान से देखो, रे ऑफ लाइट आएगी, ऐसे जाएगी, ठीक? रे ऑफ लाइट आएगी, ऐसे जाएगी। अरे सर ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास ही नहीं हो रही है, क्या झूठ झूठ बताते हो आप? ध्यान से, अब हम इसको क्या करेंगे, मैंने बोला ना अपीयर टू, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसको हम आगे ऐसे अज्यूम करेंगे कि ये कहीं से गई होगी। थोड़ा मैंने ज़्यादा ही क्लोज ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा दूर लेते हैं, ठीक है? लेट अस सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर अपना यहाँ पे है, ठीक है? और इसको अज्यूम करेंगे कि ऐसे यहाँ से पास हुई, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा वो आपका हो जाएगा फोकस। किसका फोकस? कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस अपीयर होगा, वहां से लाइन पास होते हुए अपीयर होगी। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलो वापस आते हैं अपनी उसी सेम जगह पे। तो प्रिंसिपल फोकस क्लियर हो गया कि पैरेलल रे को लेके आएंगे और रिफ्लेक्शन के बाद जहां से वो पास होगी, दैट विल बी ओनली प्रिंसिपल फोकस। अगला क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को भाई रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। कुछ नहीं है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर अपना सी एंड पोल। आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे जरा ध्यान से यार, बहुत परेशानी है रे बाबा। इधर देखो, ये स्फीयर था, हाँ? स्फीयर से एज तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ही तो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ स्फीयर बोलेंगे। एक्चुअली ये स्फीयर है ना, तो रेडियस ऑफ स्फीयर बोलेंगे। अब ये स्फीयर बचा क्या इस पर्टिकुलर डायग्राम में? ये स्फीयर बचा क्या? नहीं, नाउ इट इज अ कर्व। तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्व था, वैसे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के एज तक की डिस्टेंस अपनी क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। स्नैपशॉट लीजिए फटक से, ले लिया? बहुत फास्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग। अब जरा ध्यान से देखो, तो यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो ये जो
बीच का पॉइंट होगा ना, इसको बोलेंगे पोल। और फिर क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटर से जिसको हमने इसको जिस पर्टिकुलर सेंटर से हमने इसको ले करके मेजर करके बनाया हुआ वो आपका सी हो जाएगा, सी फॉर कैट, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना, दैट विल बी योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। फिर पैरेलल रे लेके आओगे जहाँ से पास होगी, दैट विल बी योर प्रिंसिपल फोकस, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, नहीं 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 अरे कोई दिक्कत नहीं भाई। अब फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। इट इज द डिस्टेंस, ये भी एक डिस्टेंस है बिटवीन कैपिटल एफ जो कि क्या है अपना प्रिंसिपल फोकस, यार शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस है, ये रहा आपका पोल, यहां से उठाओ और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से। व्हाट इज स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है फोकल लेंथ। एक रिलेशन याद रखना, रिश्ता हमारा क्या गाना नहीं आ रहा है, ठीक है। एक रिलेशन याद रखना, रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन आर एंड स्मॉल एफ। ये रिलेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है और कई बार इसको इंटीग्रेट करके क्वेश्चन बनाता है, जो मैं आगे आपको करवाऊंगा। जो आर होता है ना भाई साहब, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ। समझा नहीं, ये स्मॉल एफ इतना है, ठीक। तो ये प्लस ये मतलब इसका एग्जैक्ट डबल ही तो है। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर हमने ऐड कर दिया, मतलब ये अगर f है तो ये भी कितना होना चाहिए, f होना चाहिए। तो f प्लस f क्या हो जाएगा 2f, और 2f क्या हो जाएगा इक्वल्स टू r। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली डबल होता है फोकल लेंथ का। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि फोकल लेंथ जो होता है वो एग्जैक्टली हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे। फिर से बता दूं, यहां तक की फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को जस्ट एग्जैक्टली डबल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली डबल है फोकल लेंथ का। ये रिलेशन आप याद रखेंगे। अगर मान लो मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे दूं तो उस पर्टिकुलर मिरर की फोकल लेंथ निकाल लोगे, 20 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। यार कम ऑन, है ना। फोकल लेंथ समझा, एफ और पी के बीच का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी और पी के बीच का डिस्टेंस। कहानी क्लियर, एकदम बढ़िया से कहानी क्लियर। ओके, आगे हम बात करेंगे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर। मतलब ये जो हमने नाम पढ़े ना, इनके नाम पढ़े, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये तो बड़ा सिंपल सा साधारण सा नाम है, ठीक है। आपका भी जैसे एक निक नेम होता होगा, निक नेम है कोई आपका, ठीक है। तो वैसे इनका एक नाम और है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्ज करना, कन्वर्ज मतलब पास लाना, दूरियों को मिटाएगा ये, ठीक। डाइवर्ज करना मतलब दूर भगाना। अब जरा ध्यान से देखो, ये मिरर ऐसा है, चलो यहां पे पोल होगा, यहां पे मान लेते हैं फोकस है, और ये भी मिरर ऐसा है, यहां पे पोल होगा और यहां पे फोकस है, ठीक। जरा ध्यान से देखो। अरे नाम बता सकते हो क्या, एक्सक्यूज मी, नाम बता सकते हो इसका? कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव, ओके, एंड दिस वाज आवर कॉन्वेक्स, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, पैरेलल रेज आएंगी तो फोकस से जाएंगी, पैरेलल रेज आएंगी फोकस से जाएंगी, पैरेलल रेज आएंगी फोकस से जाएंगी। ये क्या कर रहा है, दूर की रेस को पास ला रहा है, दूर से आने वाली रेस को पास ला रहा है। तो इस प्यारे से भाई का नाम हो जाएगा कन्वर्जिंग मिरर। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखो देखो, दूरियां बढ़ा रहे हैं। अच्छा नहीं है, गंदा है ये, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। रेज आई पैरेलल, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, ठीक। रेज आई पैरेलल, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। बेचारे पास पास थी, उनको और दूर भेज रहा है, और दूर भेज रहा है। तो कॉन्वेक्स का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक। यहां तक की कहानी क्लियर, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग समझा, कॉनकेव कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग, ठीक। आगे बढ़े, आगे क्या है, हाँ, रे डायग्राम रूल्स, ये हम कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बढ़िया से इसको रिवाइज करो, जो भी कंसेप्ट मैंने बताया यार। अगर उसमें कुछ डाउट हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये पूरा का पूरा लेक्चर का पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको शेयर करो।
हाइप का बटन भी होता है, अगर आप उसको चाहो तो प्रेस कर सकते हो। ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स को शेयर करो, मजा आया हो तो लेक्चर को लाइक करना, ठीक है। ऐसे अब अपकमिंग लेक्चर्स आने ही वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अपना आपका ही चैनल है यार, कम ऑन सब्सक्राइब करो। अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और लाइक मजेदार कंसेप्ट्स के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।